तेजस्वी सीएम बने तो 2 साल में कब्रिस्तान की घेराबंदी। फातमी बोले मदरसों में जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई कराई जाएगी। अल्पसंख्यकों का नाम काटा गया। पटना। राजद के कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं उसे निभाते भी हैं। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 वर्षों के भीतर बिहार के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जाएगी। इससे जुड़े सभी विवादों का समाधान किया जाएगा। मदरसों की शिक्षा को बेहतर और आधुनिक बनाकर जॉब लायक किया जाएगा। इसके लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएगी जिससे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी मुख्य धारा में आ सके। जन जन तक राजद की नीतियों को पहुंचाया जाएगा। अली अशरफ फातमी ने बताया कि राजद व लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो भरोसा जताया है उसे वे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन बिहार के अल्पसंख्यकों के हक में कार्य कर रहा है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी नेता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और लालू तेजस्वी की नीतियों और कार्यों को जन जन तक पहुंचाएंगे। अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की रणनीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 हफ्तों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। इसमें सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। अल्पसंख्यक इलाकों में शिक्षा का विस्तार करेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि अल्पसंख्यक समाज शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है। तेजस्वी यादव की सोच है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए ताकि समाज को तरक्की की मुख्य धारा में लाया जा सके। अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम हटाने की आशंका। फातमी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट की लूट की तैयारी की जा रही है। खास तौर से अल्पसंख्यक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने की आशंका है। इसलिए सभी लोग सजग रहें और एसआईआर प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रखें। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में 36वें स्थान पर है। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अली अशरफ फातमी साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे नेता है, पूर्व मंत्री हैं, केंद्र में सांसद के रूप में कितनी बार बने हैं और पार्टी का एक चेहरा है जिनके माध्यम से पार्टी अपने को विस्तार करने का काम करती है। मैं उनका इस मौके पर बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपको पूरे राष्ट्रीय जनता दल ने बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी के तहत आप पार्टी को मजबूत करने की दिशा में हर कदम उठाने की कोशिश करें। आपके द्वारा पार्टी को पहचान मिलेगी, पार्टी को एक विस्तार मिलेगा। इसकी शुभकामना और आपका इस भाईचारे के साथ मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अली अहमद खान अपनी बात रखती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के हर दिल अजीज और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में पहचान रखने वाले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से निकलकर सियासत की दुनिया में अपनी सड़क से लेकर सड़क तक, चाहे मिल्लत के मसाइल का मामला हो, चाहे जो है सामाजिक न्याय की वकालत का मामला हो, जब भी इनको मौका मिला है हिंदुस्तान में तहरीक लेकर करने का काम किए
ऐसे सदर को मैं अपनी जानिब से पूरे मिल्लत के भाइयों की तरफ से और अक़लियत सेल के संगठन की तरफ से खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला 2025 का चुनाव है, इनके नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से बिहार में भाई तेजस्वी की सरकार बनाने में एक मील का पत्थर साबित होंगे। यही बात करते हुए अपने कौमी सदर का हम दिल की गहराई से यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हमारे मिल्लत के भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी पत्रकार भाई और हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मेरे दाएं तरफ तनवीर भाई बैठे हैं, बाएं तरफ अनवर भाई और जितने भी हमारे साथी जिनका एजाज भाई ने इंट्रोडक्शन कराया, उनका भी स्वागत करता हूँ। साथियों, मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी पार्टी ने हमारे कौमी लीडर, कौमी सदर लालू प्रसाद जी ने और तेजस्वी जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन से ठीक पहले मेरे कंधों पे दिया है। मेरा प्रयास यही रहेगा, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भरोसा और यकीन उन्होंने मेरे अंदर जताया है, इस ओहदे को लेकर के मैं इससे पूरी तरह से ठीक उतरूं और पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे जो हमारी मेहनत है, पहले भी करता रहा हूं, वो बड़े पैमाने पे कर सकूं। आप में से बहुत सारे यंग है, नहीं जानते होंगे, मैं पहली मरतबा 91 में लोकसभा में गया और जब ये राजद कुछ मजबूरियों की वजह कर लालू जी को अलग से बनाना पड़ी या हम लोगों को बनाना पड़ी, तो जब पार्टी की स्थापना हुई तो उस 8 लोगों में मैं भी एक था। तो ये पार्टी जब बनी, उससे रिश्ता हमारा कभी का है। फिर माननीय लालू जी ने मुझे भारत सरकार में वजीर भी बनाया, उसमें भी मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी देश के लिए और बिहार के लिए, अगर आपके तरफ से कुछ सवाल आएगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो जो कुछ आज मैं हूं, उसमें सबसे बड़ा देन हमारी पार्टी का और हमारे लीडर लालू प्रसाद जी का है। उनका सपना है और हम सभी लोगों का सपना है कि 2025 के चुनाव में, जो बहुत करीब है, मेरा अपना ख्याल है कि अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा और आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास जो भी समय बचा है, अनवर भाई हमारे पास हैं और बिहार का संगठन अक़लियती कमेटी, अक़लियती सेल का आप ही देख रहे हैं। तो मैं आपके जरिए से एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि विदिन 2 वीक, 2 हफ्ते के अंदर जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं स्टेट लेवल पर, क्योंकि ये इलेक्शन तो सिर्फ अभी बिहार का है,
मैं कौमी सदर जरूर हूं, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है तो यहां चुस्त दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। तो मैं अनवर भाई से यही निवेदन करूंगा कि पूरे लिस्ट के साथ हम दोनों बैठेंगे। वो लोग जो सही मायने में काम कर रहे हैं उनसे हम निश्चित रूप से आगे काम लेते रहेंगे। जो सही मायने में काम नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर पुनर्विचार होगा। और जो हमारी प्रांतीय कमेटी है, जो बिहार लेवल की कमेटी है, उसको भी हम मजबूत करेंगे और हम सब मिलजुल करके एक ऐसी टीम खड़ी करेंगे। आप जानते ही हैं कि बिहार के अंदर अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इसके अंदर क्रिश्चियन भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैनी भी है, सिख भी है। तो इन सब को भरोसे में लेकर के, और इनका भरोसा तो है ही है, लेकिन इन वोटरों को बूथ तक कैसे ले जाया जाए, उसकी तैयारी किस तरह से हो। आज किस तरह से वोट को लूटने की तैयारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर रही है भारत सरकार और यहाँ की सरकार मिलजुल करके, ये आप लोगों के सामने। तो हमारी ड्यूटी होगी कि पहले सभी का नाम वोटर लिस्ट में जुड़े और अल्पसंख्यक का एक एक वोट, जो सभी तैयार भी हैं, कहीं पे कंफ्यूजन, कहीं पर कमी न रहे कि वोट का बंटवारा थोड़ा सा भी इधर उधर हो। और ये जो सेकुलर फ्रंट महागठबंधन या इंडिया गठबंधन, जिसका नेतृत्व बिहार के अंदर माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने में ये जो तकरीबन 20% अल्पसंख्यक का वोट है होगा, तकरीबन ये एक एक करके सोचता हो। और खास तौर से बिहार के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी बराबर अपने भाषण में कहते हैं, आप सुनते होंगे, अब तो बस वही चंद लाइन है जो बोलते हैं, उससे आगे बोलते ही नहीं कि 2005 से पहले का बिहार देखा है क्या? आप 6 बजे के बाद घर से निकल सकती थी क्या? लेकिन आपने थोड़े दिन पहले ही नजारा, जो कुछ सिर्फ पटना के अंदर आप रहते हैं, देखा होगा। वो नजारा हर जिला के अंदर है। खुलेआम जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जो क्राइम की दुनिया में है, उनको लगता है खुली छूट मिल गई हो। नाम के लिए शराबबंदी है और उसके नाम पर अरबों का दोहन जनता से हो रहा है। और उसमें सभी पदाधिकारी और जो भी इस तरह के लोग हैं, सब मिले हुए हैं। कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। आप जिस भी पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित क्षेत्र हैं, कुल मिला के 36 है। लेकिन मैं HRD मिनिस्टर भी रहा हूं। आज सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग ये 20 साल NDA की सरकार, थोड़े दिन छोड़ दीजिए जिसमें राजद भी साथ में थी, तो इस 20 साल में मैं जानना चाहता हूं कि 2005 की स्थिति को निकाल लीजिए, आज 36वें नंबर पर बिहार है। सेकेंडरी एजुकेशन में
34वें नंबर पर, हायर एजुकेशन में 35वें नंबर पर। तो 2005 से आपको जो भागदौड़ मिला, आप कहते हो कि बिहार बहुत आगे बढ़ गया, तो शिक्षा में आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य को छोड़ के बाहर जाने वाले लोग हाईएस्ट बिहार का है, 36वें नंबर पर। तो हर जगह प्रसिद्धि क्यों है? आज बिहार छोड़कर लोग 15,000, 10,000 की नौकरियों के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? तो वहां भी सबसे आखिरी नंबर पर है, 36वें नंबर पर बिहार है। सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आपको बिहार में मिलेगी। और मैं यह समझता हूं कि इसको बदलने की जरूरत है। बिहार के अंदर अगर आप इंडस्ट्रीज को लेंगे, कारखाने नए लगे हों पुराने हों, उसमें भी मेरा अपना ख्याल है कि 32वें नंबर पर बिहार है। आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लें, उसमें बिहार सबसे पीछे। आज आप सबसे महंगी बिजली, आप क्योंकि बाहर से बिजली आती है, तो सबसे महंगी बिजली अगर बिहार में किसी को मिलती है तो वो बिहार है। और इसीलिए माननीय तेजस्वी जी और राजद की सोच थी कि कम से कम 200 यूनिट गरीब लोगों को फ्री मुफ्त में दी जाए। तो इन्होंने नकल तो किया, चोरी तो की, लेकिन 125 यूनिट पे लाके छोड़ दिया। हम लोग सत्ता में आएंगे तो अपने किए हुए प्रॉमिस को 200 यूनिट तक करने का काम करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बिहार के अंदर हो, इसकी भी व्यवस्था होगी ताकि बिहार के अंदर बिजली सस्ती मिल सके। नए कारखाने लगे, सिर्फ बड़े नहीं, छोटे मझौले, ताकि बिहार के पलायन को रोका जा सके। बिहार के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे हमारे नौजवान को कम से कम बाहर जाना पड़े, अच्छी शिक्षा और साथ साथ सुरक्षा, क्योंकि बगैर सुरक्षा के बाहर के कारखाने नहीं आएंगे। आज देख लो दिन दिहाड़े क्या कुछ हो रहा है। हम लोग फिल्मों में जो कुछ देखते थे, आजकल पटना की गलियों में वो देखने का मौका मिल रहा है। तो 20 साल का अचीवमेंट बिहार का यही है कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हम सड़क में कहते हैं कि हम बिल्कुल पता नहीं कहां पहुंच गए। आप मालूम कर लो, सड़क के मामले में बिहार 18वें या 19वें नंबर पर है। तो जो तरक्की आपको नजर आती है, ये 2004 में जब केंद्र के अंदर यूपीए 1 की सरकार आई और राज्यों को पैसा मिला। लालू जी आपको याद होगा कहते थे, नीतीश झोला लेके आता है, हम बोरा में भर के देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने एचआरडी मंत्रालय ज्वाइन किया था, तो सर्व शिक्षा अभियान में जो एनुअल आउटले था 400 करोड़ का था बिहार का। और जब हमने 2009 में छोड़ा था, तो सर्व शिक्षा अभियान सिर्फ एक का मैं कह सकता हूं आउटले 3,600 करोड़ का था, यानी तकरीबन 9 गुना सर्व शिक्षा अभियान में पैसा बढ़ा। हम लोगों ने 2,39,000 टीचर की नियुक्ति के लिए भी पैसा उपलब्ध कराया, जो रखा रहा। अब जब तेजस्वी जी मंत्री हुए तो उसका इस्तेमाल हो सका। बड़े सदमे की बात है कि जो केंद्रीय विद्यालय हमने 2004 और 9 के बीच में दिया, एक साथ 16 केंद्रीय विद्यालय दिए थे।
आज तक न जाने उसमें से कुछ ही केंद्रीय विद्यालय बन सके, बाकी को जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। तो ये जो नीति है बिहार की, काम नहीं करो झूठ बोलो जनता से, इसको बदलना होगा। और इसी के लिए तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने अगर कहा कि 10 लाख की नौकरी नौजवानों को देंगे तो 5 लाख नौजवानों को नौकरी देके भी दिखाया। और मैं साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि जो दूसरी योजना थी उसमें इन्होंने कहा था कि हम बढ़ा करके 400 से 1500 करेंगे, तो इन्होंने 1100 कर दिया। मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार आएगी तो उसको 1500 ही किया जाए। अब 2500 जो हमारी महिलाएं हैं, गरीब हैं, उनके लिए भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। साथ ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल हो गया, आज भी मुसलमान अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए घूम रहे हैं। मैं आपके जरिए वादा करना चाहता हूं कि इनका दावा तो रहा लेकिन वो कर नहीं पाए। हम लोग 2 साल के अंदर जितने भी कब्रिस्तान हैं, चाहे वो डिस्प्यूटेड हो, उसको मसलों को हल करके, या जो भी बचे हुए कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी करेंगे। मदरसा जिसमें सरकार का जाने कितना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट 0 है, तो मदरसे की तालीम को ठीक कराने का काम किया जाएगा ताकि वहां के जो बच्चे जब वहां से फारिग होकर के अपनी जिंदगी में जाएं अपने, तो उसके अंदर उसका फायदा उठा सकें, वो रोजगार से, नौकरी से, कारोबार से जुड़ सकें। इसलिए उसकी व्यवस्था सॉलिड करनी पड़ेगी और उसमें जो भी पैसे की दरकार होगी। आज हजारों मदरसे बगैर बिल्डिंग के चल रहे हैं, बैठने के लिए बच्चों को जमीन जगह नहीं है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर आप बिहार को या पूरे देश को देखिएगा, जो सक्सेस कमेटी की रिपोर्ट में भी आया कि मुसलमान शिक्षा के मामले में पीछे रह गए। यह सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन और हिंदू का मामला नहीं है, यह देश का मामला। अगर कोई भी आबादी पीछे रह जाती है शिक्षा में तो मुल्क पीछे जाता है। इसलिए हायर एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो, प्राइमरी हो, ये ध्यान रखा जाएगा कि अल्पसंख्यक का गांव और उसकी आबादी कहीं बचे नहीं जहां पर शिक्षा का की सही व्यवस्था न हो, और उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने तालीम को अच्छे से हासिल करके एक अपना अच्छा भविष्य बना पाए। उसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाएगा जो लालू जी के वक्त में था कि कहीं भी रोजगार और नौकरी में उनके साथ पक्षपात न हो। पहले हर जिला के अंदर और हर कमेटी के अंदर दलित भी होते थे, पिछड़े वर्ग के लोग भी होते थे और अकलियत के लोग भी होते थे, तो उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा ताकि ईमानदारी से सबको मौका मिले, अपना अपने अपने इलाके में आगे बढ़े और देश तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे और सभी गरीबों का तो मौका मिले। बिहार के अंदर एक खूबसूरत बिहार जो तेजस्वी की सोच का बिहार होगा, जो नए युग का बिहार होगा, उसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे और बिहार के कोने कोने में घूम करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जरिए सभी लोगों के पास पहुंच करके उनको बताने का काम करेंगे कि अब 20 साल हो गया, बिहार कहां से कहां पहुंच गया, बर्बाद हो गया दूसरे राज्यों के मुकाबले में,
उसको ठीक करना है। इसमें अपना सहयोग दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। धन्यवाद। आपको कहां से जानकारी मिल गई कि पार्टी के अंदर साझेदारी नहीं मिलती है? नहीं, आप ये सब नहीं बोलिए, मेरी बात सुनिए। जो जिसकी आबादी होगी और जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको जरूर टिकट मिलेगा। और टिकट जी, तो मैं तो कम से कम 35 साल से इस पार्टी को जानता हूं और लालू जी को समझता हूं कि वो क्या चाहते हैं। उनकी जरूर ख्वाहिश होती है कि जो अच्छे अकलियत के लोग हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनको मौका दिया जाए और टिकट भी इस गठबंधन से मैक्सिमम मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। भाई तो आप किसी को घूमने से रोक देंगे क्या? घूमेंगे? बनाते हैं, बरगलाते हैं, ये बातें जो है वो समाज क्या बरगलाते हैं, जरा वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या बरगलाते हैं? अगर बिहार 36वें नंबर पर है अनपढ़ लोगों में, तो ये हम लोग बरगला रहे हैं या ये भारत सरकार बोल रही है? उसके आंकड़े बोल, नीति आयोग बोल रहा है। हम लोग तो कहीं नहीं बरगला रहे। ये तो जो नीति आयोग, जो भारत सरकार के जितने भी एजेंसीज हैं जो चल रही है, वो जो बोलती है वो हम आपको बोल रहे हैं। आप जब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रखिएगा जो आज बिहार के अंदर है, तो कोई भी इन्वेस्टर आपके यहां नहीं आएगा। इन्वेस्टर के आने के लिए एक अच्छा वातावरण की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक होने की जरूरत है। आप बिहार राज्य को अब एक कॉन्क्लेव करा लिया, उसके बाद भूल गए कि किससे किससे मेरा एग्रीमेंट हुआ, तो कारखाना लग जाएगा। कारखाना लगने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत है और उसमें सरकार की प्रायोरिटी की जरूरत है। अब भाई सुशासन बाबू तो आप लोग बोलते हैं, मतलब ये तो 20 साल में साबित हो गया कि वो राज्य को ठीक से चला नहीं पाए।